हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस कंप्लीट वॉच करते होंगे। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज के इस बाल विकास के क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम आप देख लीजिए, वैयक्तिक भिन्नता। इसके अर्थ और इसके कारक को जानेंगे, जिसको इंग्लिश में इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। इसकी मीनिंग और इसके फैक्टर्स क्या हैं, इसको हम लोग आज की इस क्लास में जानेंगे। आपको बता दें, ये आपके सेमेस्टर के साथ ही साथ ये सी टेट और यूपी टेट का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अभी तक सी टेट का सिलेबस नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर आप देख लें, क्योंकि फ्यूचर में आप सभी लोगों को वो एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो इसलिए उसको देख लेंगे तो आप उन इसकी वैल्यू को समझ जाएँगे कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास में हम लोग इसके मीनिंग को जानेंगे, कुछ डेफिनेशन जानेंगे और फैक्टर जानेंगे कि ये क्या फैक्टर है। सबसे पहले हम लोग बात करें कि ये व्यक्तिक भिन्नता होती क्या है, तो नाम से ही देख लीजिए, व्यक्तिक का मतलब व्यक्ति, भिन्नता का मतलब अलग। भिन्नता या विभिन्नता भी लिखा हो सकता है, मतलब दो लोगों के बीच में जो अंतर है उसके बारे में बात करेंगे। ये क्या है, इसको जान लेते हैं सबसे पहले। जैसे तो यहाँ देखिए लिखा है, प्रत्येक प्राणी अपने जन्म से ही विशेष शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। हर मनुष्य में अपनी एक विशेष शक्ति होती है, वो कुछ भी हो सकती है। ये विशेषताएं उसके माँ एवं पिता के पूर्वजों से हस्तांतरित की गई होती हैं। जैसा आप सभी लोग देखते होंगे कि पहलवान का जो बेटा होगा वो यूजुअली पहलवान की तरह दिखेगा। ऐसा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जीन में वो, आप कहते हैं ना कि ये हेरिडिटी, मतलब इनके पूर्वज भी इसी तरीके से थे। तो ये क्या है, इसको हम लोग जानेंगे और ये कैसे प्रभावित होता है उसको भी जानेंगे। बस आपको ध्यान से सुनते रहना है और नोट करते रहना है। इसी के साथ पर्यावरण भी छात्र के विकास पर प्रभाव डालता है। आप हेरिडिटी की अगर बात करें, अभी आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पूर्वजों की विशेषताएं हमारे अंदर, जैसे अगर मान लीजिए मेरे अंदर कुछ ना कुछ मेरे पूर्वज माता पिता की विशेषताएं होंगी, लेकिन उसके साथ-साथ मेरा वातावरण जो है, जहाँ मैं रहूँगा या जहाँ मैं रहता हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे प्रभावित करती हैं। ठीक उसी तरीके से आपको भी ये चीज़ें प्रभावित करती होंगी। अतः स्पष्ट है कि सभी छात्र या बालक एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। आप जैसे ये एक आप इमेज देख सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है कि अगर ये 2 पर्सन, मान लीजिए ये इस बच्चे का नाम ए है, इसका बी है। ये दोनों ट्विन्स भी होंगे, जुड़वा भी होंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों की विशेषताएँ सेम हो, सारी एक्टिविटी सेम हो, दिखने में भी सेम होंगे, लेकिन उनके सोचने का तरीका अलग होगा, किसी के व्यवहार में परिवर्तन होगा। इसका मतलब है कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं है कि 2 व्यक्ति जो हों इस अर्थ पे, जो दोनों सारे मामले में, सारे एस्पेक्ट में सब सेम कहलाएँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो ज़रूर कुछ न कुछ चीज़ों में, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनैतिक हो, आर्थिक हो, उनमें ज़रूर विभिन्नता होगी, मतलब वो एक-दूसरे से अलग होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि आप अगर भाई-बहन भी हैं या घर में 2 भाई भी ट्विन्स हैं, तो वो जुड़वे हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो, उनको हम कह देंगे कि इनमें कोई भिन्नता नहीं है, उनमें ज़रूर भिन्नता होगी। जैसे देखिए, एक कक्षा या समूह के विद्यार्थियों को भिन्न प्रकार की भिन्नताएँ होना साधारण बात नहीं है। ये भिन्नताएँ विद्यार्थियों में विभिन्न विशेषताओं के रूप में मिलती है। वो विभिन्न तरीके की विशेषताएँ हो सकती हैं कक्षा और एक, अगर ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसको पहले जान लीजिए। आप टीचर जब बनेंगे तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर आपके क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट हैं, मान लीजिए 30 स्टूडेंट हैं, उसमें से आपको 5 इंटेलिजेंट भी मिलेंगे, 5 बहुत वीक भी मिलेंगे, मैक्सिमम आपको एवरेज स्टूडेंट मिलेंगे। तो आपको ये समझना होगा कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते हैं। मतलब सभी बच्चों का मेंटल लेवल नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, नेचुरली पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है इसके अर्थ की। देखिए, जब अर्थ की बात करेंगे, जब 2 बालक विभिन्न समानताएँ रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं। विभिन्न समानताओं का मतलब क्या है? अगर आप इस इमेज में आप देख सकते हैं, 2 बालक हैं, बहुत सारी विभिन्नता है, हाइट भी सेम लग रही है, लग रहा है लगभग वेट भी सेम होगा और कपड़े भी सेम लग रहे हैं, लगभग सारी चीज़ें सेम लग रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका बिहेवियर भी सेम होगा या ये दोनों बच्चे किसी एक चीज़ को लेकर सहमत होंगे, ऐसा नहीं है, उनके थॉट्स अलग होंगे और होते हैं। तो इसे ही व्यक्तिक भिन्नता कहा जाता है कि 2 लोगों के बीच की जो भिन्नता है वही व्यक्तिक भिन्नता है, इन दोनों बच्चों के मध्य की, इनके बीच की। व्यक्तिक भिन्नता जो है से अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, बायोलॉजिकल
जो कि उसके आप जैसे मैंने बताया कि वो वंश से ही मिलता है, एक जनरेशन से ही वो चेंजेस होते हैं। मानसिक, मेंटल, सांस्कृतिक, कल्चरल, संवेगात्मक, कॉग्निटिव अंतर पाया जाता है। जैसे कुछ बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं, छोटी-सी बात पे रोने लगते हैं या कुछ वैसी परेशानी होने पे ज़्यादा घबरा जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं घबराते हैं, ये भी अंतर है। आप सभी लोगों को याद होगा कि बाल विकास में हम लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो मैं चीज़ों को इतना डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग उन चीज़ों को याद रखे होंगे जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे। संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास, उन सारी चीज़ों के बारे में। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न माना जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। अतः कोई भी 2 व्यक्ति समान नहीं होते, नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी असमानताएँ पाई जाती हैं। अगर 2 ट्विन्स भी होंगे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया ये टर्म। उसके बाद इस दृष्टिकोण से व्यक्तिक भिन्नता प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण है। मतलब ये नेचुरल है। ये आप माता-पिता को भी नहीं पता है कि उसके बच्चे में कौन-सा गुण होगा या वो मतलब उसका व्यवहार कैसा होगा, ये निश्चित कर पाना बहुत मुश्किल है। ये नेचुरल है। अब डेफ़िनेशन को लेकर जो कि आपको एग्ज़ाम में एक डेफ़िनेशन ज़रूर लिखनी होती है, अगर आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है कि और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्किनर आप सभी लोग जानते हैं। स्किनर की डेफ़िनेशन जो है व्यक्तिक भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी एक पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। अब इन्होंने इसको दूसरे ढंग से डिफाइन किया है। ये नहीं समझ में आए, आप दूसरा देखिए डेफिनेशन। टायलर के अनुसार क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि व्यक्तिक भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का जो ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी है, कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है, जिसका माप किया जा सके। मतलब माप हम करेंगे तभी बता सकेंगे कि ये बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल इनके डेफिनेशन का मीन आपको बता दूँ। थोड़ा-सा समझना होगा। जब हम इसके किसी एक पक्ष का माप करेंगे, मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि कौन-सा बच्चा ज़्यादा इमोशनल है, ए है या बी है। तो हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, आप थोड़ा-सा सोचिए। हम मान लीजिए कोई एक मूवी दिखाते हैं जो काफ़ी इमोशनल हो, पारिवारिक हो। अब वो ऐसा हो कि उसमें मतलब एक रोने टाइप का भी हो सकता है, देखने वाला रोने लगे और इन दोनों बच्चों को उस मूवी के सामने बिठाएँगे, देखने के लिए इनको दिखाएँगे। उसके बाद हम देखेंगे कौन रोने लग रहा है या किसकी आँखों में पानी आ जा रहा है, ऐसा करके तो उससे हम देख पाएँगे कौन ज़्यादा इमोशनल। उसी तरीके से इनको कोई गेम खिलवा देते हैं, तो हम देख पाएँगे कि इनमें किसमें जो है, जो फिज़िकली ज़्यादा फिट है, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो सकता है वो। क्रिकेट के अलावा फुटबॉल भी कोई भी गेम हो सकता है। इसकी बात ये कहते हैं। टायलर क्या कहते हैं इसको जान लीजिए। शरीर के आकार, स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचि, अभिवृत्ति और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप किए जा सकने वाली भिन्नता की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। हालाँकि ये लोग जो है ये व्यक्तिक भिन्नता को बता रहे हैं, ये इन्हीं के आधार पर ही ये किया जाता है कि हम किस तरीके से व्यक्तिक भिन्नता की माप कर सकते हैं और कैसे बता सकते हैं कि ये जैसे हम जब एग्ज़ाम लेते हैं तो जिसका मार्क्स मान लीजिए 90% आता है, तो हम कहते हैं ये बच्चा जो है पढ़ने में तेज़ है। जिसका 50% आएगा, ऑब्वियस सी बात है हम कहेंगे कि ये एवरेज है। जो फेल हो जाएगा, उसको हम कहेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो ये एक मानक हो गया, जिस मानक पे हम ये अंतर कर पा रहे हैं कि कौन बच्चा तेज़ है, कौन बच्चा वीक है, कौन एवरेज है पढ़ने में, इन सारी चीज़ों के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और इसको बस ध्यान से सुनते जाइए। इसके बाद बात आती है कुछ बोध प्रश्न व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ स्पष्ट करिए। तो आप आराम से लिखेंगे एग्जाम में कि व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली भिन्नता से माना जाता है, जोड़ा जाता है या देखा जाता है। व्यक्तिक भिन्नता की परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा में आप एक परिभाषा लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सटीक परिभाषा नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें इंक्लूड करा दूं कोई सिंपल डेफिनेशन जो आपको एग्जाम टाइम तक भी याद रहे। अब हम लोग बात करते हैं व्यक्तिक भिन्नता के प्रभावी कारक के। फैक्टर्स क्या हैं? मतलब जो व्यक्तिक भिन्नता अभी हम लोग देख रहे हैं, तो दो लोगों के बीच में जो विभिन्नता हो जाती है या होती है, उसमें वो कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं या जिनके कारण ये भिन्नता होती है हर मनुष्य, दो मनुष्यों के बीच में, चाहे वो किसी को आप पिक कर लीजिए। जैसे व्यक्तिक भिन्नता पर प्रभाव अधिगम प्रक्रिया तथा उसकी उपलब्धि पर पड़ता है। बुद्धि तथा व्यक्तित्व भिन्नता के आधार हैं। जिसकी बुद्धि सबकी बुद्धि समान नहीं हो सकती है, सब एक समान इंटेलिजेंट भी नहीं हो सकते हैं, उनमें ज़रूर अंतर होगा।
इस कारण सीखने की क्रिया प्रभावित होती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनेक कारण हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण कारक निम्नांकित है। अब उसको उसमें जब आपको फैक्टर लिखना होगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रभावी कारक या व्यक्तिगत भिन्नता के कारक लिखिए। तो कारक में आप सिंपल ही लिखेंगे, पहला वंशानुक्रम। अभी मैं इस पे बात करूंगा वंशानुक्रम क्या है। अनुवांशिक भी आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा वातावरण या पर्यावरण लिख दीजिए आप। तीसरा आप लिख दीजिएगा आयु या बुद्धि। मैं इसलिए उसको लीव कर रहा हूं, अभी बताऊंगा। फिर उसके बाद आप शिक्षा और आर्थिक दशा लिख सकते हैं, ये भी आ जाएगा इसमें। फिर उसके बाद आप लिंग भेद लिख सकते हैं कि जेंडर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी आप इसमें लिख सकते हैं। ये प्रमुख हैं। उसमें ये जो जाति प्रजाति और देश है ये अलग चीज है, उसको भी अभी हम लोग बात करेंगे उस पर। अब हम लोग देखते हैं वंशानुक्रम, इसको इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। वंशानुक्रम अनुवांशिकता भी कहते हैं। ये क्या है आप सभी लोग जानते भी होंगे, एक बार फिर भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। वंशानुक्रम में वे सभी जीन सम्मिलित हैं जो एक बालक को उसके माता पिता से गर्भधारण के समय ही प्राप्त होते हैं। हमारे अंदर जो भी गुण हैं, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, संवेगात्मक हो, संज्ञानात्मक हो, ये सारे जो गुण हैं हमारे, ये हमारे माता पिता के से हमारे अंदर जीन्स के माध्यम से आते हैं। ठीक है। वंशानुक्रम एक प्रकार की वंश परंपरागत शक्ति है। ये परंपरागत चली आ रही है, मतलब मम्मी पापा को उनके मम्मी पापा से, और उनके मम्मी पापा को मतलब दादा दादी को उनके मम्मी पापा से, ऐसे चीजें और क्वालिटीज ट्रांसफर होती आती हैं। और यही एक हमारे मतलब हमारे व्यवहार में ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो हमारे मम्मी पापा से मैच करती होंगी। जैसे वंशानुक्रम का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि घर में अगर दो बच्चे हैं तो कोई कहता है कि ये अपने मम्मी पे गया है, या ये अपने मम्मी की तरह दिखता है। कोई कहेगा ये अपने पापा की तरह दिखता है। ये क्या है? यही व्यक्तिगत भिन्नता है और यही कारक हैं जो उसको प्रभावित कर रहे हैं। यही वो कारक हैं कि जिसके आधार पर हम कह रहे हैं कि ये अपनी मम्मी की तरह दिखता है, ये अपने पापा की तरह दिखता है। जिसके द्वारा माता पिता और पूर्वजों के गुण नवनिर्मित शिशु में स्थानांतरित होते हैं, जैसा मैंने बताया। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के गुणों का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। मन भी वंशानुक्रम को व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण स्वीकार करते हुए लिखते हैं। मन एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने लिखा है कि हम सबका जीवन एक ही प्रकार से आरंभ होता है, फिर भी इसका क्या कारण है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम लोगों में अंतर होता जाता है। इसका यह इसका एक यही उत्तर है कि हम सबका वंशानुक्रम भिन्न है। मतलब अगर ये दो बच्चे सेम क्लास में पढ़ते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी सेम होगी, सारी चीजें सेम होगी, लेकिन वो जब बड़े होते जाएंगे तो उनके अंदर अलग अलग क्वालिटीज इन्वॉल्व होती जाएंगी, सेम क्वालिटीज नहीं रहेंगी। इसका एक ही कारण है, वो है हेरिडिटी, वंशानुक्रम। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे वातावरण, एनवायरमेंट का। ठीक है। इन्वायरमेंट कई तरीके से हो सकते हैं, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है। हम लोग सामाजिक वातावरण की बात या से अभी उसको हम देख लेंगे। इसको परिवेश भी आप कह सकते हैं, परिवेश, एम्बियंट। व्यक्तिगत भिन्नताओं का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कारक, यहाँ पे कारण या कारक कह सकते हैं। जो सबसे पहला महत्वपूर्ण कारक होगा वो वंशानुक्रम होगा। इस चीज को आप सभी लोग याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वातावरण मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि जिस प्रकार से के सामाजिक वातावरण में निवास करता है व्यक्ति, जिस प्रकार, यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि व्यक्ति जिस प्रकार के वातावरण में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, हम जिस प्रकार के समाज में रहेंगे, जैसे परिवार में रहेंगे, वैसी ही चीजें हमारे अंदर आएंगी। अगर हम क्रिमिनल फैमिली से बिलोंग करेंगे तो हमारा माइंड भी क्रिमिनल होगा। अगर हम एक डॉक्टर फैमिली से होंगे तो हमारा माइंड भी मेडिकल टाइप में होगा। कुछ इस तरीके की चीजें, और इसी को मैं आपको इसके माध्यम से बताना चाह रहा हूं। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी बोरिंग लग रहा हो तो आप पॉज कर लें और उसके बाद थोड़ी देर बाद वीडियो को देखें। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने जैसा अभी आपको बताया कि हम जिस तरीके के वातावरण में निवास करेंगे उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार होगा, रहन सहन होगा। जैसे हम गर्म प्रदेशों में रहेंगे तो वैसे कपड़े होंगे, वैसे घर होंगे। जैसे आप सभी लोग पता है कि जो बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं उनके घर का आकार कुछ इस तरीके से होता है जिसमें कि बर्फ गिरे और हट जाए। हमारे यहाँ हम लोगों के यूपी में अलग है। मतलब आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि जिस जगह पे हम रहेंगे वहाँ की चीज़ें, वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति, सब कुछ हम अडॉप्ट करते हैं। वहाँ के विचार भी उस तरीके से होंगे, रूढ़िवादी
गाँव में रहते हैं तो रूढ़िवादी विचार रहते हैं, शहर में आते हैं तो थोड़ी-सी वो रूढ़िवादिता जो है वो कम हो जाती है। इसका मतलब है जैसे आप कहते हैं पुरानी सोच, नई सोच, आधुनिक सोच, मॉडर्न थिंकिंग, ये सारी चीज़ें, ये सब आपके समाज पे ही निर्भर करती हैं। तो मतलब बालक जहाँ रहेगा, अगर ये बच्चे गाँव में पलेंगे, बढ़ेंगे, तो उन इनके ऊपर गाँव के विचारों का प्रभाव होगा। शहर में पढ़ेंगे तो शहर में होगा, किसी और प्रदेश में होंगे तो वहाँ का होगा। इसके कहने का मतलब ये है। उसके बाद अतः विभिन्न सामाजिक वातावरण में निवास करने वाले व्यक्तियों में भिन्नताओं का होना स्वाभाविक है। यह यही बात भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के विषय में भी कही जा सकती है। वातावरण कारक का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही क्षेत्रों में प्रभाव है। जैसा मैंने आपको बताया सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। उसके आगे जो तीसरा फैक्टर है वो है जाति, प्रजाति व देश का। एक देश में रहने वाले विभिन्न जातियों प्रजातियों में अंतर होता है। भारत में आर्य और द्रविड़ों में अंतर स्पष्ट है। आर्य माना जाता है जो बाहर से आए थे, मतलब मूल रूप से भारत के निवासी नहीं थे, उन्हें आर्य कहा जाता है। द्रविड़ों को कहा जाता है जो मूल निवासी थे भारत के, उनको द्रविड़ कहा जाता है। आप प्राचीन इतिहास में पढ़े होंगे। इस प्रकार से हिंदुओं का विभिन्न वर्गों में अंतर स्पष्ट है। इन अंतरों पर वंशानुक्रम और पर्यावरण के प्रभाव प्रमुख हैं। आप इसको न लिखें क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि ये साइकोलॉजिकली ये फैक्टर नहीं हो सकता है, उतना एप्रोप्रिएट नहीं है। ये आप देखिए आयु व बुद्धि, इसको अलग-अलग भी आप लिख सकते हैं। ऐज अलग होगा, बुद्धि अलग होगी। जैसे व्यक्तिक भिन्नता का एक कारण आयु और बुद्धि भी है। आयु के साथ-साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। इसलिए विभिन्न बालकों आयु के बालकों में अंतर मिलता है। जैसे हम जो 8 साल के थे, जिस तरीके से सोचते थे, आज हम अगर 25 साल के हैं, तो उस तरीके से हम नहीं सोचेंगे। हमारे सोचने में परिवर्तन हो गया और पहले जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें ज़्यादा सिमिलैरिटी दिखती हैं। वो हो सकता है शक्ल से भी एक जैसा दिखते हैं, लेकिन जैसे-जैसे डेवलप होते हैं उनमें अंतर आता जाता है। बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी को भी प्रतिभाशाली और किसी को मूढ़ बनाकर अंतर की स्पष्ट रेखा खींच देती है। बुद्धि जो है आप सभी लोग पता है ये नेचुरल है। कोई बच्चा बचपन से ही इंटेलिजेंट होता है, कोई वीक होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है और इसी के बेस पे उनमें इसी के कारण आप कह लीजिए उनमें अंतर होता है। एक अंतर शिक्षा और आर्थिक दशा से है। बस इसको आप सुन लीजिए। शिक्षा जो अच्छे जगह पढ़ेगा, हायर स्टडी करेगा, अच्छे से पढ़ेगा, ध्यान से पढ़ेगा, तो वो ज़्यादा आप कह लीजिए कि वो ज्ञानी होगा। जो नहीं पढ़ेगा, वो उसकी तुलना नहीं कर पाएगा या उसके उसके स्तर तक नहीं पहुँच पाएगा। जैसे देखिए, शिक्षित व्यक्ति को शिष्ट, गंभीर, विचारशील बनकर अशिक्षित व्यक्तियों से भिन्न कर देती है। जैसे शिक्षित, अशिक्षित के बीच में, गरीब और अमीर के बीच में अंतर है। गरीबी के कारण ही लोग चोरी, हत्या जैसे जघन्य अपराध को भी गलत नहीं मानते, परंतु ये लोग उन व्यक्तियों को पूर्णतः भिन्न है जो उत्तम आर्थिक दशा के कारण प्रत्येक कुकर्म को अक्षम्य अपराध मानते हैं। इसका मतलब सिंपली सोसाइटी से है। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो हो सकता है कि आप उस तरीके की गरीबी न झेलें क्योंकि आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो ये भी भिन्नता है, ये भी फैक्टर है कि दो लोगों के अंतर में ये भिन्नता लाती है। उसके बाद जो है वो है, यहाँ पे इसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, लिंग भेद। इसमें व्यक्तिक भिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारक लिंग भेद भी है। इस भेद के कारण बालक और बालिकाओं की शारीरिक बनावट, संवेगात्मक विकास की कार्य क्षमता में अंतर मिलता है। देखिए, बालक और बालिका के शारीरिक जो बनावट उसमें अंतर तो है ही साथ संवेगात्मक विकास में अंतर है। जैसे गर्ल्स जो होती हैं वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं कंपैरेटिवली बॉयज़ की। ये नेचुरल है, उसमें लड़कों की गलती नहीं है। वो नेचुरल है कि उनमें इमोशनल का जो लेवल है या कह लीजिए जो वो फैक्टर है वो कम है। उसके बाद स्किनर का विचार है कि बालिकाओं में स्मृति योग्यता अधिक है, बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। स्किनर ने माना है, ये मैंने नहीं माना, स्किनर कहते हैं कि गर्ल्स में जो है स्मृति योग्यता, उनको याद रखने की क्षमता अधिक होती है और इसीलिए गर्ल्स टॉप करती हैं, मैं ये मानता हूँ। देखिए, स्मृति योग्यता साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है कि स्मृति योग्यता अधिक होती है, वो चीज़ों को जल्दी याद करती हैं, लंबे समय तक याद रखती हैं। वहीं उलट अगर बालकों में देखा जाए, बॉयज़ में देखा जाए, मेल में देखा जाए तो इनमें शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। बालक गणित और विज्ञान में बालिकाओं से आगे होते हैं, ऐसा साइकोलॉजिकली माना गया है, लेकिन मैं ये एग्री नहीं करता हूँ। बल्कि बालिकाओं में भाषा और सुंदर हस्तलेख में बालकों से आगे होती हैं, ये ऐसा स्किनर मानते हैं, ध्यान रखिएगा। बालकों का सुझाव पर कम प्रभाव पड़ता है पर बालिकाओं पर अधिक।
मतलब अगर हम सुझाव दे रहे हैं तो देखिए साइकोलॉजिकली भी माना गया है कि गर्ल्स उस बात को मानती हैं, उस सुझाव को सीरियस लेती हैं, बॉयज़ सीरियस नहीं लेते हैं, इसलिए उन पे कम प्रभाव पड़ता है। ये बात हो गई। उसके बाद इस प्रकार व्यक्तिगत भिन्नता के अनेक और कारण हो सकते हैं। और राजनीतिक कारण हो जाएगा, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण हो जाएगा कि वो अगर 2 लोग अलग-अलग धर्म के मानने वाले हैं तो उनमें क्या-क्या अंतर आएगा। ये बात थी। और जहाँ पर विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों का प्रश्न है, उसकी भिन्नता में कुछ अन्य प्रमुख कारण हैं। उनका उल्लेख करते हुए गैरिसन नाम के वैज्ञानिक कहते हैं कि बालकों में की भिन्नता के श्रेष्ठ कारकों में प्रेरणा है। जैसे अगर कोई जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई आइडियल पर्सन हो, आइडियल पर्सन का मतलब वो ऑलरेडी जॉब कर रहा हो, सक्सेस हो या उसको सोसाइटी मानती है, फैमिली मानती है कि वो सक्सेस है, तो वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, वो मोटिवेशन का काम करते हैं। वो जो कहेंगे वो हम मानेंगे। बुद्धि होगी, मैच्योरिटी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें लिखा नहीं है, इसीलिए मैं उसको नहीं बता रहा था। आप लोगों को बता दें कि बीएड की भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से मैच करती हैं। बीएड की क्लासेस हम लोगों के ऑनलाइन प्रेप चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख पाएँगे। अधिगम मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा है, वो आपका भी सिलेबस, उसको आप लोग देख लें। मैच्योरिटी जो है, वो भी जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैच्योरिटी का मतलब होता है एक हम सर्टेन एज पे हम परिपक्व हो जाते हैं, हम चीज़ों को अच्छे ढंग से समझने लगते हैं, जानने लगते हैं। एक तरीके से हम उतने विकसित, हमारा माइंड भी विकसित हो जाता है, शरीर भी विकसित हो जाता है और हम एडल्ट कहलाने लगते हैं। वो परिपक्वता है। वातावरण संबंधित उद्दीपन में विचलन है। ये सारी चीज़ें हैं, वातावरण भी इन सारी चीज़ों पे प्रभाव डालता है। और इस क्लास में जैसे यहाँ पे लिखा है सत्य असत्य बताओ। वंशानुक्रम व्यक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण है। मतलब सत्य या असत्य, तो ये सत्य होगा। ठीक है? सभी बालकों में मानसिक योग्यता का विकास समानता से नहीं होता है। सभी बालकों में मानसिक योग्यता का विकास समानता से नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, ये भी सही है। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता के 3 प्रभावी कारकों का उल्लेख करिए। ऐसे ही एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आप पहला वंशानुक्रम लिख देंगे, दूसरा वातावरण लिख देंगे, तीसरा बुद्धि लिख देंगे, चौथा आप जेंडर लिख सकते हैं, लिंग भेद लिख सकते हैं। उसी तरीके से आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, एचडब्ल्यू, ठीक है? आप सभी लोग व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ, परिभाषा देते हुए व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रभावी कारकों का वर्णन करिए। दीर्घ उत्तरी में है, ठीक है? उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नताओं से क्या अभिप्राय है? एक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान किस प्रकार उपयोगी है? ये आप लिखेंगे, मैं इसको हिंट दे दे रहा हूँ। व्यक्तिगत भिन्नता से अभिप्राय हम लोग कम से कम 50 बार मैं बोल चुका हूँ, वो आप बता ही लेंगे। एक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान किस प्रकार उपयोगी है कि जब आप एक टीचर बन के कहीं जाएँगे, तो आपको ये ध्यान हो, आप ये उम्मीद नहीं करेंगे कि हमारे क्लास के बच्चे टॉपर हैं, सारे बच्चे टॉपर हैं। अगर 40 बच्चे हैं क्लास में आपके, 40 टॉपर हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप टीचर हैं, तो आप इन चीज़ों को मान के चलेंगे कि आपकी बातें कुछ बच्चों को, जैसे अगर मैं आपको ये पढ़ा पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे और मेरे स्टूडेंट्स स्मार्ट हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, उनको लग रहा होगा कि सर ये सब क्या बता रहे हैं? या ये सब समझना ज़रूरी है क्या? ऐसा, ये क्या है? ये भी व्यक्तिगत भिन्नता का ही कारण है। इसलिए जब हम एक टीचर बनते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे क्लास में जब मैं ऑफ़लाइन पढ़ाता हूँ तो मैं फ़ेस देखकर, आँखों में देखकर आप ऐसे समझ लीजिए, मुझे समझ में आ जाता है कि इस बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या इस स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मुझे पता है कि कुछ बच्चे वीक हैं तो उनको हम आगे बिठाते हैं कि आप आगे बैठो और ध्यान से सुनो, नहीं समझ में आए तो पूछो। ये वो तरीके होते हैं, आगे मैं डिटेल से बताऊँगा क्या एक शिक्षक का गुण होना चाहिए। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप आज की ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी और हमने बहुत ही आसान तरीके से व्यक्तिगत भिन्नता को कवर किया। आगे की क्लासेस में आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।